तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बाद हम बात करते हैं प्रीक्लेम्सिया की। तो प्रीक्लेम्सिया देखिए गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का ही सीवियर फॉर्म एक तरह से है। तो देखिए न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन विद आइदर प्रोटीन्यूरिया और एंड ऑर्गन डिसफंक्शन आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑनसेट ऑफ प्रीक्लेम्सिया लेस देन 20 वीक ऑफ गेस्टेशन में सजेस्ट मोलर प्रेगनेंसी। तो ये बताया जा रहा है कि सेम यही चीज़ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन वाली कि हाइपरटेंशन होगा और साथ साथ प्रोटीन्यूरिया या एंड ऑर्गन डिसफंक्शन जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, उनमें से अगर कोई परसेंट हो गया तो हम उसको प्रीक्लेम्सिया बोल देंगे। तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्रीक्लेम्सिया में हमको ये फ़र्क समझ में आ जाना चाहिए। और ये बता रहे हैं कि अगर प्रीक्लेम्सिया यानी बीपी मोर देन 140/90 प्लस एंड ऑर्गन डैमेज या प्रोटीन्यूरिया 20 हफ्ते से पहले प्रेजेंट हो रहा है तो हम मोलर प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीक्लेम्सिया। अब ये प्रीक्लेम्सिया होता क्यों है तो इसको हम भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए कॉज्ड बाय एबनॉर्मल प्लासेंटल स्पाइरल आर्टरी। तो एबनॉर्मल प्लासेंटल स्पाइरल आर्टरी की वजह से ये होता है। तो इसकी पैथोजेनेसिस भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और ये कैसे होता है यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, इसी को हम देखते हैं। तो देखिए ये स्पाइरल आर्टरी होती है, यहाँ पे देखिए ये स्पाइरल आर्टरी है और ये नॉर्मल कंडीशन में जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तब स्पाइरल आर्टरी ऐसे होती है। और ये हमने येलो वाला मायोमेट्रियम बना रखा है और ये एंडोमेट्रियम है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम और उसके साथ साथ ये देखिए ये वाला जो हमने बना रखा है ये नॉर्मल प्रेग्नेंट वोमेन है जिसमें प्लासेंटा का फॉर्मेशन अच्छे से हुआ। और ये वाला देखिए ये PIH का केस है यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसमें हम प्रीक्लेम्सिया वगैरह सब आता है। तो ये होता कैसे है हम बात कर चुके हैं पहले ही कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट में दो लेयर होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट में भी हम बात कर चुके हैं कि दो लेयर होती है, विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये एक्स्ट्रा विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट में भी दो होते हैं, एंड वेस्कुलर साइटोट्रोफोब्लास्ट या एंड वेस्कुलर ट्रोफोब्लास्ट भी इसको हम बोल सकते हैं और इंटरस्टिशियल साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं प्लासेंटा के टॉपिक में। तो ये एंडोवेस्कुलर साइटोट्रोफोब्लास्ट ये मैटरनल स्पाइरल आर्टरी जो है इसमें वेस्कुलर रिमॉडलिंग कराता है। अब ये वेस्कुलर रिमॉडलिंग क्या होती है तो ये देखिए स्पाइरल आर्टरी जो नॉर्मल थी तो साइटोट्रोफोब्लास्ट एंडोवेस्कुलर साइटोट्रोफोब्लास्ट खासतौर से ये देखिए इस पे आएगा और यहाँ पे जब वर्क करता है तो इसका जो रेजिस्टेंट होता है यहाँ पे इसको डिक्रीज कर देता है और ये डायलेट हो जाती है। तो ये दो फेज में इसको डायलेशन कराता है, इसी को हम बोलते हैं वेस्कुलर रिमॉडलिंग। और वेस्कुलर रिमॉडलिंग दो फेज में होती है, पहली 12th वीक में होती है और दूसरी 18th वीक में होती है। तो 12th वीक में देखिए इधर वेस्कुलर रिमॉडलिंग होती है, तो जब रिमॉडलिंग होगी तो ये देखिए स्पाइरल आर्टरी डायलेट हो जाती हैं और स्पाइरल आर्टरी डायलेट हो जाती हैं, फिर यहाँ से गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा ब्लड आएगा। और इस तरीके से ये एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम दोनों में होता है नॉर्मल कंडीशन में। 12th वीक में यहाँ होता है, 18th वीक में यहाँ होता है। तो ये वेस्कुलर रिमॉडलिंग ये नहीं हो पाती है PIH के केस में। ठीक है, क्यों नहीं हो पाती है तो यहाँ पे कई रीज़न होते हैं। पहला इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है और तीसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। तो इन सारी वजहों से ये जो वेस्कुलर रिमॉडलिंग यहाँ पे होनी थी ये नहीं हो पाती है और इस तरह हो जाता है। यानी फर्स्ट में तो होगी यानी 12th वीक में वेस्कुलर रिमॉडलिंग होगी कुछ, लेकिन जो बाद वाली 18th वाली होती है ये वेस्कुलर रिमॉडलिंग नहीं हो पाती है। तो जब ये वेस्कुलर रिमॉडलिंग नहीं होगी तो देखिए ये वाली कंडीशन आएगी। अब यहाँ पे देखिए मैटरनल ब्लड कम आएगा और जब मैटरनल ब्लड कम आएगा तो यहाँ पे मैटरनल ऑक्सीजन भी कम आएगा और जब मैटरनल ऑक्सीजन कम आएगा तो यहाँ पे हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा, एक्सट्रीमिया लाइक कंडीशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल प्लासेंटल स्पाइरल आर्टरी हमको देखने को मिला, ये हमने देख लिया। और अब जब ये हुआ तो प्लासेंटा से अब कुछ फैक्टर्स ऐसे रिलीज होंगे जो और ज़्यादा वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएंगे। तो अब इस एबनॉर्मल प्लासेंटल स्पाइरल आर्टरी की वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाएगा और जब एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा तो देखिए अब क्या होगा कि SFLT1 सॉल्यूबल FMS लाइक टायरोसिन काइनेज 1 एंड सीरम एंडोग्लिन ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। ये दोनों वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से। और ये देखिए वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और प्लासेंटल ग्रोथ फैक्टर ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, जबकि ये क्या होते हैं वैसो डायलेटर होते हैं। तो वैसो डायलेटर डिक्रीज हो गए और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज हो गए, उसकी वजह से देखिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। अब जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा मैटरनल साइड में प्लासेंटा में तो उसकी वजह से अब ये एंडोथेलियल डैमेज होगा और जब एंडोथेलियल डैमेज होगा तो उसकी वजह से देखिए
PgI2 यानी प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन कम हो जाएगा और साथ साथ थ्रोम्बोक्सिन A2 का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और जो देखिए ये थ्रोम्बोक्सिन A2 का सिक्रेशन बढ़ा और नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन का सिक्रेशन कम हो गया, तो उसकी वजह से एडिमा होगा और हीमो कंसंट्रेशन इन वेसल्स, तो वेसल्स में हीमो कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब यहाँ से जब एंडोथेलियल डैमेज हो गया तो यहाँ से फ्लूइड लीक कर जाएगा और ये चला जाएगा इंटरस्टिशियल टिश्यू में, और इस वजह से यहाँ पे एडिमा होगा और इधर ब्लड में जो होगा ये हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम थोड़ा इसको डिटेल में लेके चले गए, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ डिटेल में बताया। तो यहाँ से देखिए कॉज्ड बाय एबनॉर्मल स्पाइरल आर्टरी, तो एबनॉर्मल स्पाइरल आर्टरी हम यहाँ पे देख लिए, और उसके बाद एबनॉर्मल स्पाइरल आर्टरी की वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा, जिसकी वजह से ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज हो जाएंगे और वैसोडायलेटर डिक्रीज हो जाएंगे। इस वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ओवरऑल देखने को मिलेगा, और जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो एंडोथेलियल डैमेज देखने को मिलेगा, उसकी वजह से ये सीक्रेट होंगे, और जब ये सीक्रेट होंगे तो ये एडिमा कॉज करेंगे और यहाँ ब्लड में हीमो कंसंट्रेशन कॉज कर देंगे। तो ये पैथोफिजियो हमने पूरी देख ली। और रिस्क फैक्टर की बात करें तो देखिए हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लैम्सिया, तो प्रीक्लैम्सिया की हिस्ट्री होगी या मल्टीफीटल गेस्टेशन भी हो सकता है, और क्रोनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, तो ये सारे इसके कॉज हैं। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में देखिए एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम ये एग्जाम्पल है, और ओबेसिटी, और इसी तरीके से एज मोर देन 35 ईयर्स, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं प्रीक्लैम्सिया के। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो देखिए एब्रेप्शियो प्लासेंटा हमको देखने को मिलेगा, साथ साथ कोगुलोपैथी देखने को मिलेगी। और ये कोगुलोपैथी क्यों देखने को मिलेगी? तो देखिए यहाँ से रिलेट कर लेते हैं कि जब हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हीमो कंसंट्रेशन इन वेसल्स में हमने देखा था, तो हीमो कंसंट्रेशन की वजह से प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे और एग्रीगेट करेंगे, तो उसी वजह से कोगुलोपैथी देखने को मिलेगी। रीनल फेलियर भी देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि रीनल फेलियर इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि एडिमा की वजह से रीनल आउटपुट बहुत कम हो जाएगा। जब रीनल आउटपुट कम होगा तो ओलिगोयूरिया होगा, ओलिगोयूरिया के बाद रीनल फेलियर हो जाएगा। और पल्मोनरी एडिमा का मैकेनिज्म हम यहाँ पे देख के आए ही हैं। और इसी तरीके से यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी हो जाएगी, वो भी हम यहाँ बात कर चुके हैं कि यहाँ पे यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी हो जाएगी स्पाइरल आर्टरी की वजह से, और मे लीड टू इक्लेम्सिया एंड और हेल्प सिंड्रोम, तो इसकी वजह से इक्लेम्सिया या हेल्प सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। और अबाउट 85% ऑफ द हेल्प सिंड्रोम ये प्री इक्लेम्सिया की ही वजह से होता है। अभी हेल्प सिंड्रोम के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए ट्रीटमेंट एंटी हाइपरटेंसिव हम देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव की हम यहाँ पे पहले ही बात कर चुके हैं, हाइपरटेंसिव मॉम्स लव निफिडिपिन, तो हाइड्रालाजाइन, अल्फा मिथाइल डोपा, लेबिटोलॉल और निफिडिपिन, तो ये हम देंगे। और इसके डोज की हम यहाँ पे बात कर लें तो देखिए डोज हमने यहाँ पे लिख रखा है कि 5 मिलीग्राम IM और ये फला हमने यहाँ पे लिख रखा है, अभी हम उसको दिखा देंगे। तो डोज अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए हाइड्रालाजाइन का जो डोज है 5 मिलीग्राम IV या IM हम देंगे और शुरू में, उसके बाद फिर देन 10 मिलीग्राम एवरी 15 to 20 मिनट फॉर 3 डोज, तो हम इसको 3 डोज के लिए ऐसा देंगे 10 मिलीग्राम 15 से 20 मिनट के इंटरवल पे। और लेबिटिलॉल की बात करें तो देखिए इसको हम बहुत आसान है, 10 मिलीग्राम से स्टार्ट करेंगे, फिर दुगना कर देंगे 20, फिर दुगना 40, फिर 80 हम कर देंगे, और मैक्सिमम इसको हम 220 ही दे सकते हैं। और निफिडिपिन तो देखिए ये ओरल होगी, ये दोनों लेबिटोलॉल और हाइड्रालाजाइन ये IV थी, और ये निफिडिपिन ये ओरल हम देंगे और 10 मिलीग्राम देंगे, और साथ साथ इसको आफ्टर 20 मिनट 20 मिलीग्राम देंगे, सिर्फ 2 डोज। तो ये डोज की बात हो गई। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में लेके चल रहे हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव हमने देख लिया। उसके बाद देखिए IV मैग्नीशियम सल्फेट हम देंगे। IV मैग्नीशियम सल्फेट हम इसलिए देंगे ताकि सीजर ना जनरेट हो, प्रिवेंट सीजर के प्रिवेंशन में हम IV मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। और मैग्नीशियम सल्फेट का देखिए थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है, 4.8 to 8.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। इसी वजह से मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इसका रिस्क रहता है, इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं दे सकते। इसीलिए शुरू में हम लोडिंग डोज देंगे और उसके बाद फिर हम मेंटेनेंस डोज देंगे। और लोडिंग डोज में हम देखिए 10 मिलीग्राम IM विथ 50% सॉल्यूशन और 4 मिलीग्राम IV विथ 20% सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोडिंग डोज में देंगे, और दोनों देना है, ये नहीं कि एक देना है, दोनों देंगे लोडिंग डोज में। और उसके बाद फिर हम मेंटेनेंस डोज देंगे, लेकिन मेंटेनेंस डोज देने से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी तो नहीं हुई। और टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए हम चेक करेंगे नी जर्क और प्लांटर रिफ्लेक्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होना चाहिए। इसी तरीके से यूरिन आउटपुट ये 100 ml पर 4 आवर से ज़्यादा होना चाहिए।
और रेस्पिरेटरी रेट 12 बीट पर मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं पाई जा रही है तो हम मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी समझेंगे, और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को हम एंटी मैग्नीशियम सल्फेट से ट्रीट करेंगे। तो एंटी मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम ग्लूकोनेट है, ठीक है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यूरिन आउटपुट शुड मोर देन 100 ml पर 4 आवर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट ये रिमूव होता है, एक्सक्रीट होता है बॉडी से किडनी के ही थ्रू। तो अगर यूरिन आउटपुट 100 ml पर 4 आवर से कम है तो इसका मतलब मैग्नीशियम सल्फेट ये बॉडी से रिमूव नहीं हुआ, तो ये शो करेगा कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है। तो ये हमने देख लिया कि आईवी मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा, हमने लोडिंग डोज की बात की। अगर मेंटेनेंस डोज की बात करें तो देखिए 5 मिलीग्राम विथ 50% सॉल्यूशन एवरी 4 आवर। तो मेंटेनेंस डोज हम एवरी 4 आवर पे 5 मिलीग्राम विथ 50% सॉल्यूशन में देंगे, ठीक है। और ये सिर्फ हम सिम्टम को रिलीव कर सकते हैं इससे, और डिफिनेटिव इसका जो होता है ट्रीटमेंट वो डिलीवरी ही होती है। तो ये डिफिनेटिव इसका ट्रीटमेंट डिलीवरी तो है, लेकिन ये भी गेस्टेशनल एज पे डिपेंड करता है। तो अगर 34 वीक से ज़्यादा की गेस्टेशन पीरियड है तो इमीडिएट डिलीवरी करा देंगे, क्योंकि लंग मेच्योर हो जाता है। और अगर 28 वीक से कम की भी है तब भी इमीडिएट डिलीवरी करा देंगे, क्योंकि माँ को यहाँ पे सेव करना ज़रूरी है। और अगर 28 और 34 के बीच में है तो यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के फ़ौरन बाद डिलीवरी करा दिया जाता है मोस्टली केसेस में। लेकिन 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद 48 आवर का वेट किया जाता है। वो 4 कंडीशंस हैं: प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रीनल डिसफंक्शन, ओलिगोहाइड्रोमनियास और रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसमें 28 टू 34 वीक के बीच में अगर प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन पैदा हो रही है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे और 48 आवर वेट करेंगे ताकि लंग मेच्योर हो जाए, और उसके बाद डिलीवरी कराएंगे। और 34 से ज़्यादा है तो इमीडिएट डिलीवरी कराएंगे, और 28 से कम है तब भी इमीडिएट डिलीवरी कराएंगे, क्योंकि ये डिफिनेटिव मैनेजमेंट है। और बाकी इससे हम सिम्टम को कम कर सकते हैं। और प्रोफिलैक्सिस की बात करें तो एस्पिरिन से इसकी हम प्रोफिलैक्सिस कर सकते हैं। और प्रोफिलैक्सिस में इसमें देखिए 75 टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसको हम यूज़ करते हैं प्रोफिलैक्सिस में। और इसको स्टार्ट करना होता है, मान लो कोई भी पेशेंट है और हाई रिस्क ऑफ प्रीक्लेम्सिया सस्पेक्टेड है तो उसमें हम एस्पिरिन से प्रोफिलैक्सिस करते हैं इसकी। और इसका डोज ये है, और इसको हम 16 वीक से पहले ही स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। 16 वीक से पहले हर हाल में स्टार्ट कर देना है, 12 के बाद 16 से पहले जब कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। और इसको एंड करना है 36 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद 7 या 8 में डिलीवरी करा देंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन विद आइदर प्रोटीन्यूरिया और एंड ऑर्गन डिसफंक्शन, तो ये हम बात ही कर चुके हैं पहले। आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, तो 20 वीक ऑफ गेस्टेशन ये ज़रूरी है। और अगर 20 वीक से पहले प्रीक्लेम्सिया के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो इससे मोलर प्रेगनेंसी की तरफ हम सोच सकते हैं। और ये होता है प्लासेंटल स्पाइरल आर्टरी की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, और ये सीक्रेट होते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। और जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये सीक्रेट होंगे, जिसकी वजह से एडिमा होगा और हीमो कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। और रिस्क फैक्टर की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लेम्सिया, मल्टीफीटल गेस्टेशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन, इसी तरीके से डायबिटीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, ओबेसिटी और एज मोर देन 35 ईयर्स, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हो गए। कॉम्प्लिकेशन में एब्रेप्शियो प्लासेंटा, कोगलोपैथी डिटेल में बात कर चुके, रीनल फेलियर भी बात कर चुके, पल्मोनरी एडिमा भी बात कर चुके, यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी में लीड टू एक्लेम्सिया और हेल्प सिंड्रोम, जब ये सीवियर होगा तो ऐसा होगा। और ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव ये देंगे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, और आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देंगे सीजर को कम करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, डिफिनेटिव ट्रीटमेंट ये डिलीवरी है। और प्रोफिलैक्सिस की बात करें, अगर सस्पेक्टेड है, हाई रिस्क पे है तो प्रोफिलैक्सिस देंगे, और प्रोफिलैक्सिस में हम डोज की भी बात कर चुके हैं। और इसको 16 वीक से पहले स्टार्ट कर देंगे और 36 वीक पे ख़त्म कर देंगे।